हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटेक स्टडी। इस लेक्चर में हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आरआरसी ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीआरडीओ, एनटीडीओ, टेट, सीटेट या अन्य कोई एग्जाम जिसमें भी फिजिक्स पूछा जाता है, उस सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक इसके अंतर्गत बनता है, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले स्लाइड्स में। सबसे पहले देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के गति के जो नियम हैं उसको देखेंगे, कितने प्रकार का होता है और बल कितने प्रकार का होता है, उसको उसके डिफिनीशंस को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और फ्रिक्शन फार्मूला कौन कौन से बनते हैं, न्यूमेरिकल कंसेप्ट, ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपका न्यूटन के गति से संबंधित नियम को बारे में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एग्जाम में आएगा। विथ एग्जाम्पल के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम स्टडी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं जड़त्व। सबसे पहले जड़त्व को डिफिनेशन देख लेते हैं, क्या है इनर्शिया। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, यानी कि जड़त्व किसी पदार्थ का एक प्रकार का गुण होता है जो अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि अगर वो स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है, अगर गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहना चाहता है। उस अपने अवस्था के परिवर्तन का विरोध ही उसका जड़त्व कहलाता है। ठीक है, तो जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप होती है, यानी कि कोई भी बॉडी है, यानी कि कोई पदार्थ है, उसका जो द्रव्यमान होगा वो उसके जड़त्व को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू, एक छोटा सा पदार्थ है, एक बड़ा है जिसका वेट ज़्यादा है, तो अगर हम यहाँ पे जड़त्व की बात करें तो जिसका द्रव्यमान अधिक है उसका जड़त्व अधिक होगा और जिसका कम है उसका कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ पॉइंट आपको समझने को मिला होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं न्यूटन के गति के नियम। तो ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है न्यूटन का पहला नियम जो है उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो ये आप याद रखिए, कोई भी नियम आएगा तो आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं पहला नियम क्या है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए, और गतिशील है तो तब तक एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उसे बाहरी बल लगाकर उसे स्थिर ना किया जाए। यानी कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए उनको रोकने के लिए या गति अवस्था में रहने के लिए। ठीक है, तो इस नियम को हम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम या न्यूटन का पहला नियम भी कहते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और लगभग इसी में से पूछे जाते हैं। जैसे चलती बस में अचानक ब्रेक लगाने पर व्यक्ति का आगे झुकना। यानी कि देखिए, बस जो है, जिस बस में कोई व्यक्ति बैठा है वो बस जो है मूव कर रही है, अचानक ब्रेक लगने पर व्यक्ति जो है आगे की तरफ झुक जाता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि गति जो है हमारी, वो बस जो है वो गति अवस्था में है, हमारी बॉडी भी गति अवस्था में रहती है। जिस सीट पे बैठे हैं हम वहाँ पे गति अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब बस जैसे ही रोकता है तो बस के साथ जिस सीट पे हम बैठे हैं वो भी विरामावस्था में आता है, लेकिन मेरी बॉडी जो है वो गति अवस्था में ही रहती है, इसलिए हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, तो रुकी बस का अचानक चलने पर व्यक्ति का पीछे की ओर झुकना सिमिलर है। दरी को पीटने पर धूल का निकलना, इसको समझाते हैं हम। दरी में बहुत डस्ट के पार्टिकल है, सपोज आप उसको डंडे लेकर के झाड़ रहे हैं, तो आप जब उस पर फोर्स लगाएंगे उस पर दरी पे, तो उसमें क्या होगा, दरी मूव करेगी, लेकिन जो उसके डस्ट के पार्टिकल हैं अपने स्थान पे ही रहेंगे विरामावस्था में, जिससे कि वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों को हिलाने पर फूल, पत्तियां और फलों का गिरना, सिमिलर कंसेप्ट इसमें भी है। सिक्के का गिलास में गिरना, जैसे मान लो कोई गिलास है, उसके ऊपर एक कागज़ का टुकड़ा रख करके उसके ऊपर हम सिक्का रख देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम, तेज़ी से जब उसका एक कागज़ के टुकड़े को मारते हैं तो गति अवस्था में चला जाता है, जबकि हमारा सिक्का विरामावस्था में ही रहता है और ग्लास में गिर जाता है। ऐसा आपने किया भी होगा। तो कांच में पत्थर मारने पर टूट जाना और गोली मारने पर छेद हो जाना, ये भी एक एग्जाम्पल है इसका। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम,
जिसे हम संवेग का नियम भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं, किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, जैसे कोई पिंड है, उसमें एक इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है, m द्रव्यमान है, तो कुछ समय बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, अंतिम वेग होगा v। तो इनमें जो हमारा संवेग होता है p=mv होता है। तो स्टार्टिंग में mu रहेगा, बाद में mv होगा, तो दोनों का डिफरेंस जो है संवेग परिवर्तन होगा, और t से डिवाइड कर देंगे तो संवेग परिवर्तन की दर होगा, वो इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी समानुपाती होगा फोर्स की। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसका डेरिवेशन कैसे है। सपोज एक पिंड है, इस पर एफ बल कार्य कर रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है u है और फाइनल v है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो संवेग परिवर्तन होगा ये mv माइनस mu डिवाइड बाई t होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, और वो f के अनुक्रमानुपाती होगा। सिमिलर आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे हम कॉमन कर लेंगे। अब ब्रैकेट में क्या बचा, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, यानी कि वेग परिवर्तन की दर आ गया, और वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, इसलिए f अनुक्रमानुपाती ma हो गया। और आगे बढ़ते हैं तो f इजकल टू के एम ए, जहाँ k एक नियतांक है, k इजकल टू 1 लेने पर f इजकल टू एम ए, यानी कि बल इजकल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम द्रव्यमान के बारे में, फोर्स के बारे में कुछ और देख लेते हैं। जैसे फोर्स का SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे 1 न्यूटन कहते हैं। F का CGS मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे 1 डाइन कहते हैं। डाइन और हम अगर न्यूटन में संबंध देखें, 1 न्यूटन इजकल टू 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, बल एक सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो इतना कुछ हम बल के बारे में यहाँ से सीखने को मिला। इसी प्रकार से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के। जैसे टेनिस के गेंद की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय गेंद से अधिक चोट लगती है, गद्दे की तुलना में फर्श पर अधिक चोट लगती है, ऊंची लंबी कूद में मिट्टी खोदते हैं जिससे कम चोट लगे, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता जिससे चोट कम लगे, वाहनों में यात्री के झटके से बचने के लिए शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। ये सारे एग्जाम्पल गति के द्वितीय नियम के हैं। ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से याद रख सकते हैं, डायरेक्टली यही सब सारे एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूटन के तृतीय नियम की, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यानी किसी भी पिंड पर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो उसके तरफ से एक रिएक्शन होता है, यानी कि प्रतिक्रिया बल होता है। वो दोनों क्या होते हैं, परिमाण में तो बराबर होते हैं, परंतु उनकी दिशा विपरीत होती है। तो यही है हमारा न्यूटन के तृतीय नियम, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जैसे रॉकेट और वायुयानों की गति। रॉकेट में एक थ्रस्ट फोर्स नीचे की तरफ लगता है, जिससे रॉकेट क्या है, ऊपर की तरफ मूव करता है। नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना, पानी में तैरते समय पानी में चोट मारना, यानी कि पानी में तैर रहे हो आप, पानी को पीछे की डायरेक्शन में भेजोगे तो आप आगे की तरफ जाओगे। ठीक है, यानी कि आप पानी में फोर्स लगा रहे हैं तो उधर से रिएक्शन आपको मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। इसी प्रकार से आगे बंदूक से गोली निकलने पर बंदूक का पीछे हटना। ठीक है, बंदूक में गोली जो है आगे की तरफ जाती है तो उसको पीछे की तरफ धक्का देती है, यानी कि जिस फोर्स से आगे की तरफ जाएगी वही सिमिलर फोर्स को पीछे की तरफ धक्का लगाएगा। इसी प्रकार से कुएं से पानी खींचने पर रस्सी के टूटने पर चोट लगना, सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है ट्रिक्स कुछ याद करने के, इनके एग्जाम्पल्स को हम कैसे अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं ताकि एग्जाम में अच्छे से हम मार्क भी कर सकें। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स है जिसे आप याद रख सकते हैं। जैसे प्रथम नियम क्या है, गति या विराम का विरोध करता है। जो गति का प्रथम नियम है वो, उसमें जो है गति या विराम का अगर किसी एग्जाम्पल में विरोध होता है तो वो गति का प्रथम नियम कहलाएगा। और द्वितीय नियम, चोट कम लगना या अधिक लगना। किसी एग्जाम्पल्स में अगर चोट कम लगना या अधिक लगने का आभास होता है या लिखा मिलता है तो आप उसे सेकंड द्वितीय नियम का मार्क करेंगे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। तृतीय नियम में सिंपली चोट लगने का जिक्र किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो एग्जाम्पल्स को आप क्लियर कर सकते हैं। उसी प्रकार से प्रथम नियम जो है क्या हमें डिफाइन करता है, हमें फोर्स की डिफिनीशन यानी कि बल की परिभाषा देता है। और द्वितीय नियम जो है बल का सूत्र F=ma आपने देखा। और तृतीय नियम हमें बल की प्रकृति के बारे में बताता है। तो ये 6 पॉइंट आप याद रखिए, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है।
और अगर हम आगे देखें तो बल जो है, बल फोर्स, किसी वस्तु की गति परिवर्तन के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, उसे बल कहा जाता है। बल एक सदिश राशि है, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु जो है अगर विरामावस्था में गति अवस्था में लाने के लिए हमें एक बल लगाया जाता है, बल लगाने की आवश्यकता होती है, तभी वो गति अवस्था में आती है, ठीक है। एक प्रकार की सदिश राशि है, आपने देखा। और बल जो है, बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, या फिजिकल टू एम ए फार्मूला होता है। इसका SI मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। बल के प्रकार हम देख लेते हैं। बल जो है दो प्रकार का होता है, एक संतुलित बल और एक असंतुलित बल, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसके डिफिनीशन को हम सबसे पहले देख लेते हैं। संतुलित बल यानी कि बैलेंस्ड फोर्स क्या है? जब किसी वस्तु पर कई बल कार्य करते हैं तथा इनका परिणामी बल शून्य हो तो इसे संतुलित बल कहते हैं, ठीक है। कोई भी पिंड हो, उस पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी कि सारे बलों का रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो आ रहा है, इसीलिए उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। तो ऐसे बल को क्या कहेंगे? संतुलित बल कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाते हैं। जैसे एक रोप है, रोप को 3 पर्सन इधर से और 3 पर्सन इधर से खींच रहे हैं। इनका जो फोर्स है 300 न्यूटन का इधर लगा हुआ है और इनका जो 300 न्यूटन का फोर्स इधर लगा हुआ है, यानी कि ये अपने स्थान पे खड़े हैं, कहीं नहीं मूव हो रहे हैं। इस सिचुएशन में ऐसे बल को हम संतुलित बल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर फोर्स लग रहा है और विपरीत दिशा में लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं असंतुलित बल क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स, जब किसी वस्तु पर कई बल कार्य करते हैं तथा इनका परिणामी बल शून्य ना हो तो इन्हें असंतुलित बल कहते हैं, ठीक है। सपोज एक पिंड कोई है, उस पर कई बल कार्य कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन बलों का जो है परिणामी बल का मान कुछ आ जाता है, तो जो आएगा परिणामी बल का मान आएगा और जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में वस्तु मूव करेगी। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे इधर 3 पर्सन है और 3 पर्सन इधर हैं, ठीक है। ये इधर फोर्स लगा रहे हैं कितना? 300 न्यूटन का, और 400 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ये जो है इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि 400 न्यूटन का फोर्स इधर लगा है, इसलिए जो है वस्तु या फिर जो रोप है या फिर जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व है उसी डायरेक्शन में मूव होंगे जिस तरफ के परिणामी फोर्स कार्य करेगा, ठीक है। तो इतना ही है इस लेक्चर में, ठीक है ना, इतना ही है। और इसमें एक आपको पॉइंट छूटा होगा, जो है क्या कहते हैं, एक फ्रिक्शन आपको छूट गया है। तो फ्रिक्शन का हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे जिसको हम थोड़ा सा डीप से स्टडी करेंगे। उस पर कई क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो जो थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आते हैं उसको अटेम्प्ट करने में दिक्कत होता है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए उसका हम सेपरेट लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।